जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए सर, आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम चल रहा है। आज 19 अगस्त है, राइट सर। लेकिन उस पर आधारित मैथ के जितने भी प्रश्न पूछे गए अभी तक, जितने भी शिफ्ट हुए हैं, सभी शिफ्ट पर आधारित प्रश्न यानी आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकते हैं। उस पर आधारित मैं टॉप 10 की सीरीज चला रहा हूं। मैं टॉप 10, ये इसका पार्ट 9 है। ऑलरेडी इससे पहले पार्ट 8 अपलोड कर चुका हूं, आई बटन पर लिंक दे दिया। अगर आप मेरे सारे के सारे पार्ट कर जाते हैं तो यकीन मानिए आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आ ही गए तो पूरा वीडियो देख के जाएगा, और बाकी के जो 8 पार्ट है उन्हें भी जरूर देख के जाएगा। आई बटन पर लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो पे एंड में मिल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रश्न जो है पिछले वाले प्रश्न के आधारित पर थोड़ा सा अप कर दिया है, तो जरूर देखिएगा, मजा आ जाएगा। बिल्कुल एक्यूरेट एनालाइज कराऊंगा एक तरीके से। चलिए सर, अच्छा, ये जो प्रश्न मैं लेके आया हूँ, यानी पिछले अभी जो एनटीपीसी जून के महीने में ग्रेजुएशन लेवल का जो एग्जाम हुआ था उसमें से निकाल के लाया हूँ आज के पैटर्न पर आधारित। इसका मतलब क्या है कि सर जो एनटीपीसी में पहले पूछे हुए थे उस पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। बिल्कुल आपको एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। चलिए सर, एक प्रश्न ये है, पढ़िए इस प्रश्न को। एक समभुज के लिए अंतःकोणों का योगफल और उनके बाह्य कोणों के योगफल से 250% अधिक है। बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप x है, x का मान ज्ञात कीजिए। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, अगर कोई बहुभुज है, इसके इंटीरियर कोणों का योगफल जो होता है, जैसे मैं लिख देता हूं, बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग ये होता है सर n माइनस के 2 इंटू 180, n माइनस के 2 इंटू 180 बहुभुज के आंतरिक कोणों का। अगर बाह्य कोणों का योग होता है तो कितना होता है, 360 होता है। कितना होता है बाह्य कोणों का योग, कितना होता है, 360 होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूंगा प्रत्येक एंगल कितना होगा, भाई सभी का सम अगर n-2 है, सभी का सम अगर n-2 है, अगर मैं इसे n से डिवाइड करूं तो प्रत्येक का निकल आएगा, कितने प्रत्येक का निकल आएगा, ठीक है। वो बात की बात है। देखिए सर, एक समबाहुभुज के अंतःकोणों का योगफल उसके बाह्य कोणों के योगफल से, अगर मैं ये कहूं इंटीरियर का सम और एक्सटीरियर का सम, जबकि एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी बहुभुज के एक्सटीरियर एंगलों का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है, राइट सर। जबकि 250% अधिक है। एक बात होती है, जैसे मैं कहता हूं कि 100 पर 20% अधिक है तो कितना हो जाता है, 120 हो जाता है। बच्चे यही गलती करते हैं। मैं आपसे कहूं कि 100 पर अगर 250% अधिक है, 250% अधिक है, तो 100 में 250 जोड़े कितना, 350% अधिक है, 350% अधिक है। इसका मतलब क्या है कि अगर इसे जैसे 360 का अगर 350/100 करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब कैलकुलेशन मत करना, ऐसे ही रहने देना। तो 36 इंटू 350/100, तो ये क्या जाएगी, इंटीरियर का सम आ जाएगा। क्यों, सीधा सीधा बोल रखा है कि इंटीरियर एंगल 250% अधिक है, किससे, एक्सटीरियर एंगल से। जबकि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180। तो देखिए n-2 इंटू 180 का जो मान है वो किसके बराबर हो जाएगा, भाई ये इसके बराबर हो जाएगा, 36 इंटू 350/100, राइट सर। कितना, इतना। या तो बहुत, देखिए बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं आपको जिससे कोई समस्या नहीं। अगर आप देखोगे तो देखिए 1 0 से 1 0, 5 से काटे 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 से काटे कितने 18, इससे काटेंगे तो ये चला जाएगा, ठीक है। 360 है ना, अच्छा, एक मिनट, गलती जो की है वो ये देखिए, बहुत बड़ी मिस्टेक गलती कर दिया कि
फिर इसका 360 का आपको 350 निकालना है, ना कि 36 का। एक जीरो मैंने छोड़ दी थी, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये खा जाएगा, तो ये आ जाएगा 36 इंटू 35, ये आ जाएगा। पूरा मल्टीप्लाई नहीं करने, ये आ जाए, ठीक है, ये आ जाए। जबकि n माइनस के 2 इंटू 180 ये किसके बराबर हो जाएगा, 36 इंटू 35 का। पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया, उसका एक रीजन है क्योंकि ये एक दूसरे को काट दे, ये एक दूसरे को काट देंगे। देखिए सर, अगर आप देखो 18 कम 18, 18 दूनी 36, और 2 से काटे 5 बार और 5 से काटे कितने बार, 7 बार, तो n माइनस के 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो n बराबर ये 2 उधर चला कितना देगा, 9। अगर आपसे ये पूछता है कि भुजा कितनी होंगी, यानी कितनी होंगी, तो 9 होंगी। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भुजा कितनी होंगी, लेकिन वो आपसे ये नहीं पूछा, वो आपसे पूछ रहा है अंतःकोण क्या होगा। जबकि इन सभी का सम क्या होता है, n माइनस के 2 इंटू 180 होता है। लेकिन एक साइड की बात करूं मैं, एक्स एंगल की बात करूं, तो इतने कितनी साइड होंगी, इतने सर n साइड होंगी, n से डिवाइड करो, किससे, n से डिवाइड करो, ठीक है। चलिए सर, अगर n की जगह 9 रखूं, 9 में से 2 जाकर देगा 7 इंटू 180 अपॉन में n की जगह 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14 निकला। जो इंटीरियर एंगल होगा प्रत्येक कितना होगा, 140 डिग्री। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। यानी कि इस पर इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल पर सवाल पूछा जाता है हमेशा, क्योंकि तो रेलवे का ये फेमस क्वेश्चन है, ठीक है सर, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का पूछा जाता है, ठीक है सर। देखिए, अगर इस सवाल को और किसी वे से करना चाहें तो क्या हो सकता है, चलिए रहने दीजिए, ज्यादा डीप में मत जाइए। देखिए, एक बात बताइए, आपसे माध्य, माध्यिका और मोड, 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 मीडियन और मीन, इस पर आपका सवाल आता ही आता है। या तो मोड पे आएगा, या मीडियन पे आएगा, या फिर या। जबकि सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न बनते हैं, मैं पिछली वीडियो में करा चुका। अब ये कह रहा है कि इन सभी का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, माध्य। माध्य का मतलब एक तरीके से एवरेज होता है, एक तरीके से क्या होता है, एवरेज होता है। अगर कंज्यूटिव नंबर है तो बहुत आसान होता है, लेकिन ये नंबर कहीं ना कहीं अलग अलग है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, आपकी मर्जी। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, ये होता है एवरेज का फॉर्मूला। अगर हिंदी की बात करूं तो कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या, कुल पदों का योग, और ठीक है, इन सभी को जोड़ दीजिए और ये कितने नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। लेकिन मैं आपसे ये कहूँ कि आपको एग्जाम में स्मार्ट, ये तो आप जानते होंगे मुझे लगता है, कि सबको जोड़ोगे और फिर उससे डिवाइड कर दो। लेकिन एक बार फोकस करना कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसका मतलब है कि ये संख्या 9 से डिवाइड होगी, 9 से डिवाइड होगी। 9 से डिवाइड का मतलब क्या है, 3 से भी डिवाइड होगी, 3 इंटू 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 3 से डिवाइड होगा, क्या ये 3 से डिवाइड है, क्या ये 3 से डिवाइड है, क्या ये 3 से डिवाइड है, केवल केवल एक ही ऑप्शन बचता है, यानी विद इन सेकंड के अंदर आंसर दिया जा सकता है, विद इन सेकंड के अंदर आंसर दिया जा सकता है। आप जोड़ लो, फिर 9 से डिवाइड कर लो, ये इसका आंसर आ जाए, ठीक है सर। देखिए, एक ऐसा प्रश्न जिसमें बच्चों को हमेशा डाउट बना, और ये भी एग्जामिनर का फेमस क्वेश्चन, मैंने इसका सीरीज करा रखी है रेलवे वाली बुक, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आपको आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है, उसका मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन दिया है, उसमें से सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बुक का जो सॉल्यूशन दिया है, ठीक है, उसमें से आपको सीधे सीधे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने कराया तो मुझे पता, ठीक है। चलिए, यदि माल 450 में खरीदा गया और 1/3 माल 10% की हानि पर बेचा गया, तो पूरे लेन देन पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष माल को कितने % लाभ पर बेचेंगे। एक ऐसा प्रश्न जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढते आपको बहुत दिन लग जाते हैं, और ऐसे सॉल्यूशन मिलते हैं जिसका कोई तोड़ नहीं। लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आपको काफी पसंद आए। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। देखिए, कभी भी इस बात को नोट करना, कितने में खरीदा कितने में बेचा है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि प्रतिशत लाभ पूछा, इसका मतलब एक्चुअल वैल्यू को कभी भी साथ लेके नहीं चलना है। हालांकि इसे साथ लेके जा भी सकते हैं, लेकिन आपसे परसेंटेज में पूछा, परसेंटेज में पूछता तो एक्चुअल वैल्यू को आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। 1/3, 1/3, ठीक है।
अगर मैं इसे ये मानू कि टोटल है 3, मेरा टोटल है, देखना कितना आसान कर दूंगा। 3 अगर टोटल, 3 में से 1 यानी 1 बचा कितना 2, जबकि तीनों का सम कितना, दोनों का सम कितना टोटल 3 है, कितना कर लिए, यानी 3 में से 1 भाग, फिर बचा कितना 2, और दोनों का सम कितना 3, 3 में से 1 भाग 10% की हानि पर। हानि पर है तो यहाँ लिख दीजिए 10% हानि। हानि का मतलब क्या, माइनस सहित लिखना है, तो माइनस किसको दर्शाएगा, हानि। मल्टीप्लाई करो कितना देगा, माइनस के 10%। राइट सर, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति? इन सवालों को ऐसे ही करना है, ठीक है। पूरे लेन देन पर 20% का लाभ होता है, तो पूरा लेन देन तो ये है, यानी इस पर 20% का लाभ होता है, तो कितना जाता है 20 या 60। तो ये बता दो, ये जो शेष है ना, ये वाला शेष यानी कि 2 पर, यह ऐसा, ये बता दो कितना लाभ या हानि है, ये आपसे जानना चाहिए। अब इसे कैसे निकालो? एक बात बताइए, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 70 आएगा, लेकिन पॉजिटिव है तो इसका मतलब इससे बड़ी तो वैल्यू रही होगी। अब इससे कितनी बड़ी रही होगी, 60 से, 60 से 10 बड़ी यानी 70 रही होगी प्लस। क्यों? इसमें से इसे घटा दोगे तो क्या देगा, प्लस के 60 पे। अब बस देखिए, यहाँ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं जो ये दे, तो इसे 2 से डिवाइड करोगे तो कितनी बचेगा, 35। तो यहाँ केवल 35% चाहिए, यानी 35% का क्या होगा, लाभ। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट। इससे आसान सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, आपको इस बात को नोट करें, और ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इस बात को नोट कर लेना। तीसरे से चौथा सवाल कराया मैंने इसी सीरीज, ठीक है सर। चलिए, अगर मैं इसकी बात करूं, एक आदमी ने 8 शर्ट 550 रुपए प्रति शर्ट, 10 पैंट 1000 रुपए प्रति पैंट और 12 जोड़ी जूते 850 रुपए प्रति जोड़ी की दर से खरीदे, प्रति वस्तु औसत व्यय करें। देखिए, इस सवाल को करने के भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आसान सवाल है, तो मैं जो आपको आता है वही तरीका बताऊं। हालांकि ये डेविएशन भी हो सकता है, लेकिन कर दूंगा मैं, आप लोग कहोगे तो। देखिए, एवरेज का 1% फिक्स ही है, जबकि मैंने आपको ये बता रखा है कि एवरेज का प्रश्न अगर आएगा तो वो भी मैंने आपके सारे कंसेप्ट क्लियर कराते थे। ठीक है, 8 शर्टों का ये शर्ट है, और एक पैंट है, और एक शूज है। ठीक है, 8 शर्ट 550 रुपए प्रति शर्ट, यानी एक शर्ट 550 में, तो 8 शर्ट कितने में, इसका मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह से 10 पैंट कितने में, 1000 रुपए में, जबकि 12 जोड़ी जूते कितने में, 850, ये आ जाएगा भाई। ये जो है एक की कीमत है, लेकिन अगर मैं एक की 550, 8 की कितनी, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 0 और 240 और 240 और 44, ये आ जाएगा। इसी तरह से यहां से कितना जाएगा, 10,000। ठीक है, और अगर एक का 850 है तो 12 कितना, 0 12 5 60 6 12 8 96 कितना, 102, यानी 10,200। लेकिन एवरेज क्या होता है सर, एवरेज क्या होता है भाई, एवरेज होता है, एवरेज बराबर होता है टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर। अभी बताया था, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, यानी कुल पदों का योग और कुल पदों की संख्या, ये होता है। अगर ये फॉर्मूला अगर आपको याद है, आप आसानी से कोई भी सवाल आसानी से निकाल सकते। टोटल सम यानी कि कुल पद, कुल पदों का योग आ गया, अगर इन सभी को जोड़ दो तो ये कुल पद आया, कुल सम आ जाएगा। देखिए, एवरेज बराबर चलिए पूरा लिख देगा, एवरेज बराबर टोटल सम। टोटल सम का मतलब क्या है, सभी को जोड़ दो। देखिए, 10,000 और 10,000 के नाम 20,000, 20,000 और 4,000 के नाम आ गया 20 और 4 24, 24,400, 24,600, ये आ जाएगा 24,600, ये टोटल सम आ गया। क्या गया, टोटल सम। लेकिन कितने नंबर, 1 2 3, क्या 3 से डिवाइड करूंगा, नहीं सर। शर्ट मेरे पास 8 ही है, 10 ही है और 12, 12 8 20 और 10, यानी कि टोटल कितनी है, 30 है। तो 30 से डिवाइड करूंगा, टोटल जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 30। राइट सर, कितने, 30 है। क्यों, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर, यानी कितनी ऐसी क्वांटिटी खरीदी आपने। काटे 1 0 से 1 0, 3 8 24 और 3 2 6, कितना आएगा 820। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है सर, मजा आ गया, ऐसे सवाल पूछे जाए। चलिए सर, अच्छा लग रहा है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए। और देखिए, एनटीपीसी 12th लेवल ये आने वाले शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकता है। एक ऐसा प्रश्न जो एग्जाम में आता ही आता है,
तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, कभी भी याद रखना, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 65% अधिक अंकित करता है। जैसे मान के चलिए कि आप 100 में खरीद के लाए और आपने 65% अधिक अंकित कर दिया, अधिक अंकित कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 100 पर 65% अधिक कितना हो जाएगा, 165। लेकिन अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, उसका लाभ है 100%। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने जो खरीदी वो 100 रुपए में खरीदी, इस पर 65% अधिक, तो कितना यार 165। तो ये अधिक अंकित कर दिया, नहीं मार्क प्राइस कर दिया, नहीं अंकित मूल्य। ये क्या है, अंकित मूल्य। डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य में मिलता है, लेकिन ये करा इस पर 8% का क्या मिलता है, डिस्काउंट। क्यों, आपको लाभ निकालना है, लाभ निकालने के लिए आपके पास सीपी या एसपी होना चाहिए, लेकिन डिस्काउंट के बाद हमेशा एसपी मिलता है, इस बात को नोट करना। अगर 100 पर 8 का डिस्काउंट है, 100 पर अगर 8 का डिस्काउंट है तो बेचा करने में 92%। एक बच्चा तो ये करता है कि पहले इसका 8% निकालता है, फिर उसमें से घटा तब एसपी लाता। लेकिन एक बच्चा ऐसा है कि सीधा सीधा ये देख लिया कि 100 में से 8 का अगर डिस्काउंट है तो बेचा कितने में होगा उसने, 92 में। तो डायरेक्ट अगर इसे 165 का, इसे 165 का अगर मैं ये कह दूं कि 92% निकाल लूं, तो ये डिस्काउंट के बाद हमेशा क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 151.8, ये आ जाएगा 151.8 आ जाएगा। कर लो नहीं तो 165 इंटू 92 अपॉन में 100। ठीक है सर, कीजिए सर। देखिए अगर मैं इसे ये देखूं तो ये 11 का मल्टीपल है, तो 11 इंटू ये क्या है, 15 है, 11 इंटू 15, 15 का इसमें मल्टीप्लाई करो तो 15 दूनी 30, ठीक है 3, और 15 निम्मा 135 और कितना 138 इंटू क्या है, ये 11 है, अपॉन में ये मेरा क्या है 100 है, 1 जीरो जनाब ये खा जाएंगे। मैंने ये बताया था कभी भी किसी भी संख्या के साथ अगर 11 का मल्टीप्लाई है तो उसकी ट्रिक क्या रहती है, उसकी ट्रिक ये रहती है कि सर 8 को लिख दीजिए और पहला अंक लिख दीजिए, ठीक है, लास्ट और पहला अंक लिख दिया। अब इनको जोड़िए, 8 और 3 11, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, 1518। लेकिन 1 जीरो से डिवाइड करना 151.8, 151.8 रुपए में बेच रहा। इसका सीधा सा मतलब सर ये रहा। सर कहना क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल साफ है सर, ये मैं रफ कर दूं, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। देखिए इसका सीधा सा मतलब है कि सर इतने में खरीदे उतने में बेच रहा है, यानी कि 100 से जो लाभ होगा वो कितने का होगा, 151 का, सॉरी 51 का, केवल 100 से अगर 151 बेच रहा है तो 51.8% का क्या होगा, लाभ होगा। लेकिन अगर 100 पर कोई वस्तु अगर खरीदी जाती है तो वही उसका लाभ परसेंट हो जाता है। कैसे, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट यानी 51 इंटू 8 अपॉन में सीपी यानी कि 100 इंटू 100, 100 से 100 कट जाता है, इसलिए यही संख्या रिपीट हो जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये सवाल पूछा जाएगा आपके आने वाले शिफ्ट में। ठीक है सर, चलिए एक ऐसा सवाल परसेंटेज का जो आपसे पूछा ही जाता। देखिए चेतन को पहले वर्ष में अपनी बिक्री में 2% की वृद्धि, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि के साथ उसकी वर्तमान बिक्री 1,76,800 है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री क्या थी जो दशमलव के स्थान तक सही था, यानी अप्रोक्सीमेट पूछा। ये तो इतना खतरनाक सवाल दे रखा है, ऊपर से अप्रोक्सीमेट, लेकिन आप इसे रेशियो से कर सकते हैं, जो मैंने आपको आदित्य रंजन सर की बुक है ना उसमें बहुत डिटेल में कराया, या फिर आप सीरीज मेथड से, ये मैंने बताया कि कहाँ कौन सा मेथड लगाना है। लेकिन अगर वैसे परसेंटेज दे रखे हैं, देखिए जैसे 1% है, 2% है, 3 है, इनका निकालना थोड़ा सा कठिन पड़ जाए, 7% है, 9% है, 11%, तो वहां तो लगाना आप सीरीज मेथड। लेकिन यहाँ आपको 20%, 25%, इस तरह से इनकी परसेंटेज वैल्यू आप निकाल सकते। तो इसका मतलब सीरीज मेथड। मैं ये कहूं कि 2 साल पहले एक्स थी, 2 साल पहले एक्स थी, इस पर 2% की वृद्धि, तो 100 पर 2 की वृद्धि कितना होगा, 102, 102 बट्टे 100 हो जाएगी। लेकिन फिर दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि तो कितना, 120 बट्टे 100 हो जाएगा। तो पहले साल इतनी वृद्धि, दूसरे साल इतनी वृद्धि, इतना करने के बाद ये जो वैल्यू की नहीं 1,76,000, 1,76,800, 1,76,800। सर अब देखिए काटिए, 17 से काटिए, 17 सिक्का 102,
17 से काटे 17 एकम 17, ठीक है, ना जाने की 0, 17 चौका 68, ये आ गया। और ऐसे काटोगे तो ये 6 बार, और ऐसे काटोगे तो कितना बार, ये 5 बार, या 500 हो गया, उधर जाके मल्टीप्लाई करो। एक्स बराबर यानी कि 2 जीरो ये और 2 जीरो 4 जीरो लिख दो आप, इस 5 का मल्टीप्लाई करो तो 5 चौक 20 और कितना 5, ये आ गया। अपॉन में कितना आएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा आपको, इस बात को नोट, ठीक है, उलझते रह जाओगे। अब अप्रोक्सीमेट में लाना, इसका मतलब पूरा पूरा नहीं कट रहा है, काटी सर 4 से काटी 4 9 36 और 4 से काटी 13 बार, 130, और ये मेरी ये 0 चलती रही। अब 9 से काटिए, 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, कितना बचा 4, 40 हो गया, 9 चौक 36, फिर 4 बचेगा, 9 चौक 36, इस तरह से चलता रहेगा। यानी 1 4 4 4 4, तो कितना ऑप्शन मत था, क्योंकि 1 4 4 4 इस तरह से चलता रहेगा, 1 4 4 4 4 4 इस तरह से चलता रहेगा ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। हाँ, ये सवाल आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा और पूछा गया पिछले सप्ताह। चलिए सर, बेसिक पूछा गया था लेकिन ये मिल सकता है, ठीक है। रोहित ने एक वस्तु 4400 में खरीदी, उसने इस पर 3600 रुपए खर्च किए, इतने में खरीदी और इतने खर्च कर दी। एक बात बताओ कि आप यहाँ से गए, आपने कोई वस्तु 1000 रुपए खरीदी और उसमें 200 रुपए आपने खर्च कर दिया आने जाने में, खाने पीने पर, आपकी जेब से जो खर्च हुआ वो 1200 हुआ। इसका सीधा सा मतलब है कि इतने में खरीदी इतने खर्च हुआ, दोनों को जोड़ोगे तो कितना 8000, यानी उसकी जेब से 8000 रुपए खर्च हुए, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, सीपीओ। उसने इसके मूल्य अपने कुल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया, यानी कि 8000 है, इस पर 25% अधिक। अगर इस 8000 पर 25% अधिक यानी कितना किया, 125/100, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, जैसा करा रहा हूं वैसा कीजिए, तो कुछ भी वैल्यू आएगी, हो सकता है 9600 आ जाए, 9000 25 5 125, 25 चौका 4 दूनी 8 और 10,000, मुझे लगता है 10,000 आएगी, मैं मान के चल सकता हूँ ये आ जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये आपको निकाल लेंगे। इतना करने का इतने की वृद्धि, ये तो ये एमपी हो गया, अभी सीपी की जगह एमपी कर दिया, क्या कर दिया, एमपी होगा। लेकिन फिर उसने इस पर 19% की 2 क्रमिक छूटें दी, तो विक्रय मूल्य का पीछे मैंने ये बताया कि 100 है और 100 पर 19% की अगर डिस्काउंट दे रहा है तो बेचेगा कितने में, 81% में, कितने बेचेगा 81% में। तो ये 81% वो किसका काम करेगा, एसपी का। लेकिन ये एक तो एक डिस्काउंट है, इतना है मार्क प्राइस है, इस पर एक डिस्काउंट 81/100, 19% का डिस्काउंट, बेचेगा ना 81 में, फिर दूसरा 81/, यानी इस सवाल को मैंने एक लाइन में यही समझ, इस सवाल को एक लाइन में यही समझ दिया। अब बस सर आपको कैलकुलेशन करनी है जो आपको आती है। देखिए सर, अब मैं 2 जीरो ये जनाब खा जाएंगे, 1 जीरो ये मान के चलिए ये खा गए, 25 से काटी 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। और कुछ बचता है, 4 से काटे तो 4 दूनी 8 और 2 से काटे तो कितनी 5 में, और ये 5 ये खा जाएगा, तो यहां से बचेगा 81 × 81, ये बचा, यानी कि पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद ये बचा, राइट सर। अब एक बच्चा बैठ के या तो इन्हें इधर खूब से मिलेगा कि 81 × 81 करने बैठ जाएगा, या एक स्क्वायर निकालने बैठ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है, ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। लेकिन एक बार ऑप्शन देखना, सभी के अगर यूनिट डिजिट अलग अलग है, यानी इकाइयों का अलग अलग है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल और केवल इसका एक और एक का करोगे तो लास्ट में क्या आएगा, एक आएगा। अब जिस भी ऑप्शन में एक है वही इसका क्या है, राइट आंसर है। आप क्यों कैलकुलेशन में समय बता रहे हो, इतनी देर में अगले वाला सवाल कर लेंगे, ठीक है। चलिए सर, देखिए ज्योमेट्री का ये भी सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है और पूछा जा रहा है, इसलिए मैं ये सवाल लिखे एक बार पढ़िए। माना कि ए बी और सी डी दो समांतर रेखा है और पी क्यू एक तिर्यक रेखा इस प्रकार है कि पी क्यू ए बी को आर पर काटती है, सी डी को बिंदु एस पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ए आर पी 2x है और ए आर क्यू यानी बीच वाला एंगल होता है, जैसे ए आर पी तो ये वाला बाई है, और डी एस पी 4x है, तो क्रम से x और y के मान रख दीजिए। जबकि मैं आदित्य रंजन सर की बुक में सेम प्रश्न करा चुका हूँ, तो पिछली वाली जो मुझे लगता है 2 प्रश्न में इसी सीरीज में करा चुका हूँ, इसी सीरीज में, ठीक है। और आगे भी पूछा जाएगा, इस वक्त को नोट करना, बस इधर से उधर थोड़ा बहुत घुमाए,
देखिए जैसे जैसे करा वैसे वैसे कीजिए। माना कि ए बी और सी डी तो समांतर रेखा है, ये पैरेलल लाइन है ए बी और ये क्या है सी डी, यानी ए बी और सी डी। पी क्यू एक तिरक रेखा है, यानी कि ये से जब काट देते ये पी क्यू कहलाती है, ये क्या पी और ये क्या है क्यू एक तिरक रेखा है। लेकिन यदि पी क्यू ए बी को किस पर काटती है आर पर काटती है, और सी डी को एस पर काटती है। ये मैंने यहां तक लिख लिया राइट सर। यदि ए आर पी यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल देखिए ए आर पी यानी ये वाला एंगल कितना है 2x। ए आर क्यू यानी ये वाला एंगल, ये नीचे वाला, ये कितना है 22 डिग्री, कितना 22 डिग्री। जबकि डीएसपी यानी कि डी का डीएसपी यानी ये वाला एंगल कितना है 4x कितना है 4x। तो ये बता दो x और y को मान लो। देखिए इसके पीछे थोड़ा सा आधा घंटे का कंसेप्ट है, अगर वो बताने लग जाऊँ तो आधा घंटा तो इसमें लग जाए, लेकिन बस यही बताया तो जो बच्चे अगर समझदार होंगे तो वो पढ़े होंगे तो जरूर होते हैं, जो नहीं पढ़े उसके लिए तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। देखिए अगर आप सी से कोण की बात करोगे या अपोजिट एंगल कौन से होते हैं, ये और ये अपोजिट होते हैं, ये और ये अपोजिट होते हैं, ये और ये अपोजिट होते हैं, ये और अपोजिट। अगर आप ऑल्टरनेट यानी एकांतर कोणों की बात करोगे, ऑल्टरनेट देखिए जहां पर आपको जेड मिले तो ये क्या कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल तो ये इसके अपोजिट है, यानी कि ये आप गौर कीजिएगा सवाल को, चलो बताया था ढंग से ना। अगर ये गौर कीजिएगा तो ये जेड बनेगा, तो यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। लेकिन एक और कंडीशन होती है, तो ऑल्टरनेट का समझ में आएगा जहां भी जेड बने और ये जेड बन गया, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। लेकिन एक सबसे पहला पॉइंट बनता है करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। जैसे ये दो लाइन है, मान के चलिए ये और संगत, भाई संगत का मतलब क्या, इस साइड से ऊपर है ये साइड से ऊपर, यानी ये और ये संगत है। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल संगत है। नीचे लाइन से नीचे की बात करें तो ये इस लाइन के नीचे, ये इस लाइन के संगत है। तो कुल मिलाकर जैसी संगत वैसा बेस। तो मैं और करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूं तो अगर ये 2x है, लाइन से ऊपर है ये वाला, तो ये वाला भी एंगल तो इसके संगत है, तो यानी 2x। लेकिन एक और कंसेप्ट बताया था, कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर ये पूरा कंप्लीट कोण बनता है तो ये टोटल जो एंगल बनता है वो कितने बनता है 180 का बनता है। कितने का बनता है 180 का। तो आप एक फोकस कीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये जो टोटल एंगल बनना है वो कितने का बनना है 2x और 4x, यानी 6x की जो वैल्यू है वो किस बराबर है 180 का। 6 से काटिए तो 6 × 18, x की जो वैल्यू है कितनी आएगी 30 डिग्री। x का मान तो आ गया सर 30 डिग्री। अब जिस भी ऑप्शन में 30 है वही इसका आंसर है। केवल एक ही ऑप्शन, दो ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन x का पूछ रहा है, यानी कि ये 30 है तो यही हो जाएगा। लेकिन y का कैसे निकालूंगा, इसे 30 को उठा के यहाँ रख दोगे तो कितना जाएगा 4 × 120 आ जाएगा, 120 है। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं, इसका मतलब जो एंगल 120 है वही एंगल y है, तो y कितना जाएगा 120 है। किससे ऑल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। करेक्ट आंसर ऑप्शन में ए इज द राइट। बढ़िया सवाल कह सकते हैं इसको, मजेदार सवाल है, एक अच्छा सवाल, मजा आ गया सवाल पूरा। चलिए सर देखिए ये कैसा प्रश्न है, क्योंकि आपका मध्य अनुपात, जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं जैसे a अनुपात b समानुपात c अनुपात d। सबसे पहले शिफ्ट में ये पूछा गया था कि चारों अनुपात दे रखे, इसमें से कोई एक अनुपात हिडन कर दिया था। इसका जो केस होता है बीच बीच का मल्टीप्लाई, लास्ट का मल्टीप्लाई, यानी ए डी बराबर के बी सी। अब इसमें से डी की जगह मान के चलिए एक्स दे रखा था, तो बस यानी एक्स का मान आपसे पूछा था। तो ये कंसेप्ट होता है चतुर्थ अनुपात के लिए। लेकिन वो आपसे ये पूछता है उसके अलावा आपसे जो पूछता है, जैसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी दे रखा है, तो ये तो होता है सर प्रथम अनुपात, ये द्वितीय अनुपात, और ये तृतीय अनुपात, और ये चतुर्थ अनुपात। जबकि चतुर्थ अनुपात का केस हमने निपटा लिया। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि सर जी अब आपसे बात जो करेगा वो ए
ए बी और ए सी, ये संख्या हो सकती है। कुछ आपसे बेसिक सवाल पूछा जाता है, लेकिन ऐसा भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए लेकर, जबकि मैं कम से कम 3 से 4 सवाल पिछली वीडियो में करा चुका हूँ। आई बटन पर लिंक दिया, वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं। इस कंसेप्ट पर जरूर सवाल आएगा। देखिए ये प्रथम अनुपात है, द्वितीय अनुपात है, तृतीय अनुपात है, इन्हें तीनों के लिए एक ही कंसेप्ट है मेरा। इसे बीच वाले का स्क्वायर कीजिए, बी स्क्वायर, और इस साइड साइड का मल्टीप्लाई कर दो ए सी, और यही बस इसका कंसेप्ट है। आपसे कुछ भी पूछ ले, इन्हें तीनों में से कोई एक वैल्यू पूछेगा, मान के चलिए ये पूछेगा तो ये दोनों दे रखेगा, अगर ये पूछेगा तो ये दोनों दे रखेगा। तो कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ आपको ये लगाना है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं कि आपका 9 और 4 का ये बता दो मध्य अनुपात क्या होगा, यानी बी का मान। कंसेप्ट क्या था, बी स्क्वायर बराबर ए सी। ए सी मतलब 9 चौक 36, और ये जाएगा इधर रूट चढ़ जाएगा, कितना जाएगा 6, तो ये जो कितना हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। तो ये आपका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया। अब सर इस सवाल में कैसे लिया मैंने, इतनी जो मेहनत कर रहा हूं मैं केवल इस सवाल के लिए। चलिए आपसे जानने क्या चाह रहा है, मध्य अनुपात यानी बी स्क्वायर। अगर ये ए है पूरा और ये क्या है सी है, कंसेप्ट क्या कहता है, बी स्क्वायर बराबर ए इंटू सी के। देखो दोस्तों, बी स्क्वायर बराबर ए की वैल्यू क्या है 11 प्लस के 5 रूट 2, और सी की वैल्यू 9 माइनस के 5 रूट। अब एक बच्चा ना यहाँ आके घबरा जाता है, एक बच्चा यहाँ आके घबरा जाता है। देखिए बेटा, अगर यहाँ भी 9 होता, अब पता नहीं सवाल में ब्लेंडर मिस्टेक है या यानी कि इससे गलती की है या टाइपिंग एरर है, पता नहीं, मैं तो ये नहीं जानता कि क्या। लेकिन मेरी नजर में ये सवाल बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। परफेक्ट स्क्वायर बनता तो इस 11 की जगह, चलिए मैं एक बार बताया था, इस 11 की जगह ये 9, उसे भी मैं बता दूं, ठीक है। इस 11 की जगह ये 9 होता तो ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर देता। कैसे, आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा ए प्लस बी ए माइनस के बी। आपने कंसेप्ट पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो कहता है ए प्लस बी और ए माइनस के बी। लगा दो सर, बी स्क्वायर मेरा ये है, ए प्लस बी ए माइनस बी। जरूरी थोड़ी कि इससे इस पे जाया जाए, अगर ये वैल्यू दे रखी तो इस पे भी तो जाया जा सकता है, यानी ए का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस के रूट इसका स्क्वायर। 9 का स्क्वायर करोगे ना जाए 81, और 5 का 25 और 5 का 25 और 25 दूनी 50, तो 9 में 81, 55 25 25 में 50। अगर यहां से निकालो कि ना एक ना 31, जो कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या जाएगी 31, तो बी की वैल्यू क्या जाएगी रूट में 31। तो ये आपका ये आंसर आ जाता अगर इस तरह का सवाल है। लेकिन वो आपसे इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, भाई सवाल दिया तो सॉल्यूशन देना पड़ेगा, या तो ये सवाल गलत हो सकता है या फिर आपसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में आपसे पूछेगा। चलिए सर, अब ये मैं रफ कर, मुझे पता ही नहीं है कि इस सवाल में क्या है, मैं ये मान के चल सकता हूँ 11। देखना, अगर ये 11 है, इसका मतलब क्या है सर, सीधा सीधा है कि ये इसका मल्टीप्लाई करो, तो बी स्क्वायर बराबर, पहले अगर इसमें करो तो कितना, पहले 11 का इसमें करो, इस पूरे पद में 11 में 99 माइनस के 11 पर 55 रूट 2, फिर इसका इसमें करो प्लस के 9 पंजे 45 रूट 2, इसे करोगे तो माइनस माइनस क्या देगा माइनस, और 55 25 और 25 दूनी 50, तो यहाँ आ जाएगा 50। ठीक है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे आपस में मल्टीप्लाई, 55 25 हो जाएगा, रूट टू मिलकर क्या देगा 2 देगा, तो 25 इंटू 2 कितना देगा 50। और इसमें से ये घटाओगे तो कितना देगा 49, तो 20 का क्या देगा 49 माइनस के, अगर ये माइनस के 55 है और ये माइनस प्लस के 45, तो क्या देगा माइनस के 10 रूट 2 दे देगा। लेकिन मैं यहां से डायरेक्ट अगर बी की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो इस स्क्वायर को जाएंगे तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, उस पर रूट चढ़ जाएगा, जल्दी से दो, इस पर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। लेकिन आपने एक बात नोट की, क्या इसे निकालना आसान है? अब यहां बहुत ज्यादा यही आके बच्चा फंस गया था इस सवाल। अगर ऑप्शन देखोगे तो 8 1 8 1 8 1, इसका मतलब क्या है कि यहाँ कोई ऐसी वैल्यू रही होगी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर को डिनोट कर रही है। तो सवाल हो सकता है ब्लेंडर मिस्टेक हो या फिर जानबूझ के दिया गया हो, पर ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। एक बात बताइए, अगर आप परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 49 क्या आ जाएगा, इसका 7 आ जाएगा, और रूट में क्या चाहिए तो कितना देगा 9 देगा, रूट में अगर 64 है तो क्या देगा 8 देगा, ये होना चाहिए, यानी इस तरह से ऑप्शन होना चाहिए।
लेकिन अगर ऑप्शन देखोगे तो इस तरीके से, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसे कैसे सॉल्व करोगे, हालांकि इसे सॉल्व करोगे तो हालत खराब करोगे, लेकिन मैं आपको आसान तरीका बताऊँ, ऑप्शन दूर दूर है। एक बात बताइए, ये मैं ये मान के चल सकता हूँ कि ये है ही नहीं। अगर ये होता रोड में 49 तो क्या देता, ये 7 देता, और रोड में अगर एक लगा दो उसका तो कोई रोल ही नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ऑफ। इस सवाल को यानी कि वो इस तरीके से पूछना चाहता है, ठीक है। वो गलत भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते। एक बढ़िया सवाल है, मजा आ गया सवाल पर। कंसेप्ट ये मेरा, हालांकि आज तक जो सवाल पूछे जा रहे थे वो बिल्कुल हलवा पूछे जा रहे थे, लेकिन अगर ऐसा सवाल आता है थोड़ी सी मुश्किल खड़ी कर सकते। चलिए, अच्छा ये तो सेम सवाल रिपीट हो गया। देखिए दोस्तों, ये हो गए सर 10 सवाल, मैंने 10 के 10 सवाल कराए और आगे सीरीज बना रखी है इन पर आधारित। जैसे ये हो गए, एक काम कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, ऐसा सवाल भी पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये 10 सवाल हो गए। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। लेकिन मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, एग्जाम अगर देने जा रहे हो, अगर थोड़ा सा भी मुझ पर और मेरे टीचिंग में भरोसा है तो आई बटन पर लिंक दे दिया, वहां से क्लिक करके आप जरूर सभी वीडियो को देख लेना। मुश्किल से 20-25 मिनट की वीडियो, इसका भी एग्जाम है, एक दिन में सारी वीडियो निपटा देगा, यानी 9 वीडियो 9 को खत्म, एक दिन में खत्म कर दिया। 2 गुना स्पीड से देखो, अरे आराम से मत देखो, 2 गुना स्पीड से कंसेप्ट देखो, उस पर पैटर्न देखो कि क्या पूछा जा रहा है। अगर अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए सर, मिलते हैं इन सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।